नमस्ते बाळ दोस्तों, केम छो बधा? मजामां ज हशो हे ने? जुओ, गया अंक में आपणे कोळसो अने पेट्रोलियम एमां कोळसो कई रीते प्राप्त थाय छे अने कोळसानुं ज्यारे विघटन करवामां आवे छे त्यारे तेमांथी उपयोगी उत्पादन जेवा के कोक, कोल टार अने कोल गैस एना विषे भणी गया। हवे एमांना केटलाक महत्वना एवा प्रश्नों छे ए तमने हूँ पूछूं छूं। तमारे प्रश्नों छे ध्यानथी सांभळवाना छे अने उत्तर विचारवानो प्रयत्न करवानो छे। तो चालो, खनिज कोळसो के कोळसो एना माटे कार्बोनाइजेशन ए प्रक्रिया शुं छे? हाँ, खूब सरस। सजीवोना मृतदेहोमांथी कोळसो बनवानी धीमी रूपांतरणनी प्रक्रियाने कार्बोनाइजेशन तरीके ओळखवामां आवे छे। हाँ मित्रों, तमे एक सुंदर मजानो शब्द पण शीख्या हता, अश्मी बळतण। हाँ, अश्मी बळतण एटले शुं? तमने तेमना उदाहरण तो याद छे ज, कोळसो, पेट्रोलियम अने कुदरती वायु। आ त्रणने आपणे अश्मी बळतण तरीके ओळखीए छीए। पण आ अश्मी बळतण एवुं नाम शा माटे आपवामां आव्युं? वेरी गुड। सजीवोना मृतदेहो एना जे अवशेषो छे ए अश्मी तरीके ओळखाय छे अने ए खूब ज धीमी रूपांतरणनी प्रक्रियाना अंते आ रीते कोळसो, पेट्रोलियम अने कुदरती वायुमां फेरवाय छे। एटला माटे अश्मीमांथी मळता बळतण जेनो उपयोग आपणे ऊर्जा के शक्ति मेळववा माटे करीए छीए, एटला माटे एने अश्मी बळतण एवुं नाम आपवामां आव्युं छे। सरस। तो आपणे छेल्ले औद्योगिक उत्पादन द्वारा कोळसामांथी कोक, कोल टार अने कोल गैस कई रीते मेळवाय छे एना विषे जोयुं। आजे आपणे आ त्रणेय उपयोगी उत्पादनोना गुणधर्म विषे जोईशुं। तो चालो, आ कोक, कोल टार अने कोल गैस देखावमां केवा होय छे, एनी विशेषता शुं छे अने एनो उपयोग छे कई कई जग्याए थाय छे ए जोईए। सौथी पहेला कोक। जो देखाव केवो छे एनो? ए देखावे सखत, छिद्राळु अने काळा रंगनो पदार्थ छे। अने हाँ मित्रों, एनी विशेषता छे अने खास नोंधजो, कारण के कोक ए कोळसानुं लगभग शुद्ध प्रकार गणाय छे। एमां कार्बननुं प्रमाण खूब ज ऊंचुं होय छे, एटला माटे ए कोळसानुं शुद्ध स्वरूप छे मानवामां आवे छे। एना उपयोगो विषे बात करिए तो ए स्टीलना उत्पादनमां अने केटलीक धातुओना निष्कर्षणमां एनो उपयोग थाय छे। त्यार पछी जोईए कोलटार विषे। कोलटार छे ए देखावमां काळुं, घट्ट तथा अणगमती वासवाळुं प्रवाही छे, जे तमे प्रयोगमां जोयुं हतुं। विशेषता छे लगभग ए 200 जेटला पदार्थोनुं मिश्रण छे। आ तो खूब ज रसप्रद वात थई, हे ने? उपयोगोनी बात करिए तो ये संश्लेषित रंगो, दवाओ, विस्फोटको, सुगंधित द्रव्यों, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक पदार्थों बनावट में वपराय छे। अने हाँ, रसप्रद बात तो ये छे कि फूदू अने केटलाक जीवजंतुओने दूर करवा माटे जे डामरनी गोળી वपराय छे एमां पण कोलटारनो ज उपयोग थाय छे। त्रीजुं उत्पादन छे कोल गैस। कोळसामांथी कोक बनावવાની प्रक्रिया दरमियान कोल गैस ए मेळववामां आवे छे अने आ कोल गैस छे एनो उपयोग अन्य गैस जेवा के सीएनजी, पीएनजी एवा कुदरती गैसनी जेम ज एनो उपयोग पण उद्योगोमां बळतण तरीके एटले के उष्माना स्रोत तरीके थतो होय छे। पेट्रोलियम। चालो आगळ वधीए। हवे आपणे पेट्रोलियम विषे वात करीशुं। पेट्रोलियम ए शब्द ज्यारे आपणे सांभळीए छीए त्यारे एमां बे शब्द छे ए समायेला छे, पेट्रो वत्ता ओलियम। पेट्रो एटले पत्थर अने ओलियम एटले तेल, पत्थरमांथी निकळतुं तेल। हाँ मित्रों, आना माटे तमने एक बीजी वात पण साथे जोड़ीने कहूं छुं, खनिज। खनिज शब्द पण एवो ज छे के जेमां खन धातु रहेली छे। तमे संस्कृत तो भणता हशो अने खन
એનો અર્થ થાય છે ખોદવું, અને જનો અર્થ થાય છે જન્મવું. એટલે ખનિજ એટલે ખોદવાના કારણે જેનો જન્મ થાય છે, જે મળી આવે છે, એટલે ખનિજ. એટલા માટે આ ખનિજની અંદર પણ ગણી શકાય છે. કોલસો, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ. પેટ્રોલિયમ કઈ રીતે બને છે એની વાત કરીએ. તમે જેવી રીતે કોલસાની વાર્તા જોઈ હતી એવી જ અહીં પેટ્રોલિયમની વાત પણ આપણે કરીશું. પેટ્રોલિયમ છે એ પણ ખૂબ જ ધીમી રૂપાંતરણની પ્રક્રિયા છે. જેવી રીતે કોલસાની વાર્તા દ્વારા કોલસો કઈ રીતે મળી આવે છે એ તમે જોયું હતું, એવું જ અહીં પેટ્રોલિયમ માટે તમારે જોવાનું છે, સાંભળવાનું છે, યાદ કરવાનું છે. પેટ્રોલિયમ છે એ ખૂબ જ ધીમી રૂપાંતરણની પ્રક્રિયા છે. લાખો વર્ષ પહેલા સમુદ્રના જીવો છે એ નાશ પામતા ગયા, અને આ સમુદ્રના જીવો છે એ સમુદ્રના તળિયે એકઠા થયા. એના પર માટી અને રેતીના સ્તર ઢંકાતા ગયા, અને ઊંચા તાપમાન, દબાણ અને સમયના પ્રવાહ સાથે ધીમે ધીમે આ મૃતદેહો છે એનું પેટ્રોલિયમમાં રૂપાંતર થયું, અને આપણને આ રીતે પેટ્રોલિયમ છે એ મળી આવ્યું. હા મિત્રો, આ પેટ્રોલિયમ છે એ જમીનમાં કૂવો ખોદીને મેળવવામાં આવે છે. કેટલાક નદી તટ પ્રદેશના ક્ષેત્રો, કેટલાક દરિયાઈ વિસ્તારના ક્ષેત્રો, એને ધ્યાનમાં રાખીને ખનિજ તેલ છે એટલે કે પેટ્રોલિયમ છે એ મેળવવામાં આવતું હોય છે. તમે આ આકૃતિ ધ્યાનથી જુઓ. આ આકૃતિમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુનો જથ્થો છે એ કઈ રીતે જમા થયેલો છે એ દર્શાવેલું છે. તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી ઉપરની સપાટીએ જે ઊભા સ્તંભ રૂપે આકૃતિ બતાવી છે એ બંને ખનિજ તેલના કૂવા છે. હવે જુઓ, સૌથી પહેલું જે સ્તર આવે છે એ આખું છે અભેદ્ય કે અપ્રવેશ્ય ખડક, બરાબર છે, જેને ખોદી અને પેટ્રોલિયમ કે ખનિજ તેલ કે કુદરતી વાયુ છે એ મેળવવામાં આવે છે. હવે મિત્રો, તમને અહીંયા પ્રશ્ન થશે કે પાણીનું સ્તર એના કરતા તેલ અને વાયુનું સ્તર છે એ ઉપરના ભાગે રહેલું છે. આવું શા માટે? વેરી ગુડ. તમને ખ્યાલ છે કે તેલ અને વાયુ એ બંને પાણી કરતા હલકા છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે પાણીનું સ્તર છે એ નીચે હશે, જ્યારે તેલ અને વાયુનું સ્તર છે એ ઉપરના ભાગે જોવા મળે છે. અને કેટલીક પ્રક્રિયાઓ કરી અને આ રીતે કૂવામાંથી ખનિજ તેલ કે જેને પેટ્રોલિયમ પણ કહી શકાય અને કુદરતી વાયુ છે મેળવવામાં આવે છે. હવે મિત્રો, તમારે એ જાણવું છે કે દુનિયામાં સૌપ્રથમ પેટ્રોલિયમનો કૂવો કઈ જગ્યાએથી મળી આવ્યો, અને હા, ભારતમાં પણ કઈ જગ્યાએ મળી આવ્યો? તો ચાલો જોઈએ. દુનિયાનો સૌપ્રથમ તેલનો કૂવો અમેરિકાના પેન્સિલ્વેનિયામાં ખોદવામાં આવ્યો. કઈ સાલમાં? વેરી ગુડ, 1859માં. અને બરાબર 8 વર્ષ બાદ ભારતમાં અસમના માકુમ નામના સ્થળે પણ આ તેલ કાઢવામાં આવ્યું, અને એની સાલ છે 1867. હાલમાં ભારતમાં અસમ, ગુજરાત, બોમ્બે હાઈ અને ગોદાવરી તથા કૃષ્ણા નદીના તટપ્રદેશમાંથી તેલ છે મળી આવે છે. આ તમારા સામાન્ય જ્ઞાન માટે બરાબર યાદ રાખજો. બરાબર, ઘણી જગ્યાએ તમને આ કામમાં આવશે. આગળ જોઈએ. આ પેટ્રોલિયમ જે મળી આવે છે એના ગુણધર્મની વાત કરીએ તો મિત્રો, પેટ્રોલિયમ છે એ ઘેરું કાળા રંગનું તેલી પ્રવાહી છે. તમને ખ્યાલ હશે કે ઘણીવાર તમે છાપામાં પણ વાંચતા હશો ક્રૂડ ઓઇલ. હા, પેટ્રોલિયમ છે એને ખનિજ તેલ પણ કહી શકાય અને ક્રૂડ ઓઇલ પણ કહી શકાય. તે અણગમતી વાસ પણ ધરાવે છે, બરાબર, એની વાસ આપણને ગમે નહીં એવી હોય છે. અને હા, હવે ખૂબ જ ઉપયોગી બાબત, એનો ગુણધર્મ છે
આ એવો ગુણધર્મ છે જેના કારણે એની કિંમત છે એ ખૂબ જ મોટી આંકવામાં આવે છે, કારણ કે પેટ્રોલિયમમાં ઘણા બધા ઘટકો જેવા કે પેટ્રોલિયમ વાયુ, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ઊંજણ તેલ તથા મીણ વગેરેનું મિશ્રણ હોય છે અને આ રીતે એમાંથી અલગ અલગ ઘટકો મળતા હોવાના કારણે જ પેટ્રોલિયમ છે એ આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થયું છે. હા મિત્રો, હળવા વાહનો છે જેવા કે સ્કૂટર, મોટરસાયકલ, એમાં પેટ્રોલ વપરાય છે, જ્યારે ભારે વાહનો જેમ કે ટ્રક, ટ્રેક્ટર એની વાત કરીએ તો એમાં ડીઝલ વાપરવામાં આવે છે. તમને ખ્યાલ છે કે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલ આ બંને છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી ઉત્પાદનો આપણા માટે સાબિત થયા છે. વાહન વ્યવહારની બાબતમાં જો વાત કરીએ તો મોટાભાગના વાહનો છે એ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને હા સીએનજીને પણ યાદ કરીશું, કારણ કે સીએનજી દ્વારા ચાલતા સાધનો પણ આજકાલ ખૂબ જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. હા મિત્રો, તો તમે જોયું આજે આપણે આ ભાગમાં કોલસામાંથી મળી આવતા ઉપયોગી ઉત્પાદનો શું છે અને એના ગુણધર્મો વિશે વાત કરી. ત્યારબાદ પેટ્રોલિયમ એ કઈ રીતે મળી આવે છે, એ પેટ્રોલિયમના ગુણધર્મો કેવા છે અને એમાં કયા કયા ઘટકો એ સમાયેલા હોય છે. આવતા અંકમાં આપણે પેટ્રોલિયમ છે એના મહત્વના ઘટકો છે એ કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે અને એ ઘટકો છે એની ઉપયોગિતા શું છે એના વિશે વાત કરીશું. ત્યાં સુધી આવજો. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 8 में तेरी है ज़मीं, ईदगाह, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उठो धरा के अमर सपूतों और सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के नाम की इकाइयाँ पढ़ी हैं और इन इकाइयों के साथ साथ भाषा सज्जता के तहत लिंग परिवर्तन के कुछ नियम, वचन परिवर्तन के कुछ नियम, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, शब्दकोश का सही क्रम, ऐसी भाषा सज्जता की कई सारी प्रवृत्तियां या जानकारी भी प्राप्त की है। आज हम पुनरावर्तन 1 के तहत हमने भाषा सज्जता में जो जो सीखा है उनका यहाँ पर पुनरावर्तन करेंगे, यानी कि इन इकाइयों में हमने जो भी सीखा है उसकी हमारी समझ कितनी है उनकी जानकारी हम खुद लेंगे, यानी कि पुनरावर्तन भी होगा और साथ ही साथ हमने जो सीखा है यहाँ पर हमारा मूल्यांकन भी होगा। और मूल्यांकन कौन करेगा, तो आप खुद ही करने वाले हैं। तो आइए यहाँ से पुनरावर्तन में हम देखते हैं और पुनरावर्तन के लिए आप अपनी किताब निकालिए और वहाँ पर पुनरावर्तन में कौन से प्रश्न दिए गए हैं ये आपको देखने हैं और साथ ही साथ यहाँ समझने भी हैं। तो शुरुआत करते हैं पुनरावर्तन 1 की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आपको कुछ शब्द दिखा रहा हूँ, आपको ये शब्द पढ़ने हैं और पहला जो प्रश्न है आपने किताब में देखा होगा कि पहला प्रश्न है कि भाई शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना। तो ये किस प्रकार से होगा ये आप जानते हैं और इसका एक अभ्यास हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। पहला शब्द है थोड़ा, गृह, निशा, पेट, राष्ट्रभाषा, फल, समीक्षा, सूर्य, आकार, ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपका काम यह है कि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है और आपने यह अभ्यास तो कई बार किया है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द आएगा आकार। क्यों आएगा, तो ये भी आप जानते हैं कि शब्दकोश के क्रम में, यानी कि जब वर्णमाला की बात करते हैं और शब्दकोश की बात करते हैं तो वर्णमाला की शुरुआत भी हमेशा स्वर से होती है और शब्दकोश की शुरुआत भी स्वर से होती है और स्वर का क्रम हमें पता है, यानी कि जब शब्दकोश के क्रम में हम शब्दों को रखते हैं तो पहले स्वर वाले शब्द आएंगे, उसके बाद व्यंजन वाले शब्द आएंगे, इसलिए यहाँ पर आकार शब्द पहले आएगा, उसके बाद आएगा गृह। अब आपको लगेगा कि आकार के तुरंत बाद गृह क्यों आया,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर क और ख से बना हुआ कोई भी शब्द हमने नहीं लिया है, इसीलिए तीसरा जो वर्ण है और उससे बनने वाला शब्द क्री यहाँ पर अ के या आ के बाद तुरंत आता है। इसी प्रकार तीसरा जो शब्द है वह है थोड़ा। अब आप ये समझ गए हैं कि भाई क्रमशः वर्णमाला में जिस प्रकार से वर्ण दिए गए हैं उसी क्रम में हमें यहाँ पर शब्दों को रखना है। चौथा जो शब्द है निशा, पांचवा शब्द आएगा पेट, छठा फल आएगा और सातवां आएगा राष्ट्रभाषा, आठवां आएगा समीक्षा और सूर्य। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने देखा और आप ये अच्छी तरह से शब्दों को जमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद शब्दकोश का सही क्रम किस प्रकार से होता है, आइए इसकी जानकारी भी एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि शब्दकोश में पहले स्वर आएंगे, तो स्वर कौन कौन से हैं ये हमें पता है, एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार और अभ्यास कर लेते हैं। तो अम, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए और बोलते भी जाइए, ये क्रम हमें पता है। यानी कि जब भी हम शब्दकोश के क्रम में स्वर से बने हुए शब्द रखेंगे तो इन्हीं क्रम में आने वाले हैं या हमें रखने हैं। इसी प्रकार से व्यंजन देख लेते हैं। वर्णमाला का क्रम आपको पता है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नए वर्ण आपको देखने को मिलेंगे और ये क्यों है ये भी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, तो पहला क और उसके तुरंत बाद आप बोलने वाले थे ख, लेकिन यहाँ पर तो कौन सा है? क्ष है। तो क्यों है? क्योंकि क्ष एक संयुक्त वर्ण है और वह क और श से बना हुआ है, इसलिए वर्णमाला में हम भले उसका क्रम अंतिम रखते हैं क्ष और ज्ञ, लेकिन यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में क के तुरंत बाद ही हमें क्ष से बने वाले शब्द रखने पड़ते हैं। यानी कि शब्दकोश का सही क्रम ये रहेगा क और उसके बाद तुरंत क्ष, क्योंकि क्ष क्या है? संयुक्त अक्षर है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ख, इन वर्णों का उच्चारण आप करते जाइए, जहां संयुक्त वर्ण आएगा मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों। देखिए, अब ये ज है और ज के तुरंत बाद अब क्या आएगा? तो ज आएगा, लेकिन वो वर्णमाला में होगा। हम यहां पर शब्दकोश का क्रम देख रहे हैं, तो यहां पर कौन सा आएगा? कोई बताएगा? हाँ, यहां पर ज्ञ आएगा। क्या आएगा? ज्ञ। क्यों ऐसा हुआ? तो भाई ज्ञ एक संयुक्त वर्ण है और ग और ज्ञ बना है ज और इ से। अब इ का मतलब क्या होगा? तो जो दूसरा वर्ग है उसका पांचवा जो अनुनासिक है, जिसका उच्चारण वैसे तो अनुनासिक का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होगा, लेकिन हम समझ के लिए उसको इ से पहचानते हैं। यानी कि ज्ञ बना है ज और इ से, तो ये भी हमें समझना है। उसके बाद ज आएगा, उसके बाद वर्णमाला के जो भी वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, अण, त। अब देखिए, त के बाद आया त्र। आपको ये लगेगा कि ये भी क्या संयुक्त वर्ण है? तो हाँ, ये भी संयुक्त वर्ण है। ये भी बना है त और र के जुड़ने से। तो यानी कि त वाले शब्दों के तुरंत बाद हमें त्र वाले शब्द वहां पर रखने हैं, जोड़ने हैं। उसके बाद है थ, उसके बाद आएगा द, उसके बाद द, न, प। आप बोलते जाइए और क्रम को याद रखते जाइए। आपको यह क्रम याद ही है। फ, ब, प, म, य, र, ल, व, श। अब देखिए यहां पर इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा? कौन सा आएगा? तो देखिए, यह है श्र और यह भी क्या है? संयुक्त वर्ण है ना? और यह कैसे बना है? तो यह बना है श और र के जुड़ने से। तो इसका क्रम श के तुरंत बाद है श्र, उसके बाद श और उसके बाद आएगा स और उसके बाद अंतिम जो वर्ण है आएगा ह। यहां पर आपने देखा कि हमने 4 संयुक्त वर्णों के बारे में जाना।
और अब आपको ये याद भी रखना है, क्ष, ज्ञ, त्र और श्र, और इनसे बनने वाले शब्द कौन से क्रम में रखने हैं ये आपको समझ लेना है। और इसी प्रकार से जब भी हमें शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखना है तो हम रखेंगे। आइए एक और उदाहरण के जरिए इन्हीं क्रम को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर क से बनने वाले कुछ शब्दों को मैंने यहाँ रखा है, और वर्णमाला और शब्दकोश में क्या भेद है जो हमने अभी बात की है, और शब्दकोश के क्रम में ये सारे शब्द किस प्रकार से आएंगे इसका एक उदाहरण है। मैं यहाँ थोड़ी देर उन शब्दों को रखता हूँ, आपको देख लेना है, समझ भी लेना है। तो देखते जाइए। ये कंगाल है, पहले क वाले वर्ण आएंगे, यानी कि क से बनने वाले शब्द आएंगे, लेकिन यहाँ तो कम वाला है, यानी कि क पर एक बिंदी अनुस्वार है। और गुजराती और हिंदी शब्दकोश में ये भेद है कि गुजराती में हमेशा क वाले शब्द आएंगे और कम वाले बाद में आएंगे, लेकिन हिंदी की विशेषता है कि हिंदी में अनुस्वार वाले शब्द पहले आएंगे, यानी कि कंगाल पहले आएगा और कमल बाद में आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कंगाल के बाद कौन सा शब्द है, यहाँ पर कपूर है। आप गुजराती में करेंगे तो ये भेद आपको पता होना चाहिए। गुजराती में क्या होगा, तो पहले कपूर आएगा और बाद में कंगाल आएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से तीसरा क के बाद आएगा का, यानी कि कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कुदाल और कूप के बाद आया कृषि। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये ऊ और ऊ तो हमें पता है, लेकिन ये क्री कहाँ से आया, तो ये क्री बना है री के जुड़ने से। स्वर देखे थे ना, अ, आ, ई, ऊ और रे, तो यहाँ पर भी इसी क्रम में है, और क्री बना है री के जुड़ने से। और इसीलिए गुजराती में हम बोलते हैं तो कृषि बोलते हैं, लेकिन जब हिंदी में बोलेंगे तो इसका उच्चारण होगा कृषि। तो आप ये समझ गए हैं, कृषि। उसके बाद आएगा केतकी, उसके बाद आएगा कैदी, क के बाद कई, उसके बाद आएगा कोरा या कोयल, जो भी को ओ से बनने वाला वर्ण है, और उसके बाद आएगा कौतुक। तो ये क्रम आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और इतनी जानकारी के बाद आपको कोई भी शब्दकोश के क्रम में रखने को बोला जाए तो आप अच्छी तरह से इनको जमा सकते हैं, रख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने शब्दकोश के क्रम के साथ साथ लिंग और वचन के कुछ नियम भी जाने थे, याद है ना? हमने सारे नियम के बारे में जाना था कि भाई आकारांत है तो उसका जब लिंग परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, और उसी समय हमें यह भी ध्यान में रखना है कि भाई ये पुल्लिंग शब्द है, यानी कि आकारांत पुल्लिंग है, आकारांश स्त्रीलिंग है, और उसका परिवर्तन हम किस प्रकार से करेंगे यह आपने सीखा। उसके सारे नियम हमने सीखे। तो आइए उसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए सूचना है कि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। और लिंग परिवर्तन आप समझ चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं, और साथ ही साथ सूचना क्या है कि लिंग परिवर्तन करने के बाद उन शब्द का हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो देखिए किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि एक शब्द यहाँ पर दिया गया है युवक, और उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, युवती, और वाक्य मैंने यहाँ पर रखा है वह युवती पढ़ने और खेल में होनहार है। देखिए यहाँ पर आपको यही वाक्य नहीं लिखना है, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के लिए है कि इस प्रकार से हम युवती शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप इससे भी भिन्न वाक्य बना सकते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग करके कई सारे वाक्य भी बना सकते हैं। यानी कि युवक का लिंग परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर युवती हुआ। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, छात्र। अब सोचिए जरा, छात्र का लिंग परिवर्तन क्या होगा? हाँ, छात्रा। छात्रा ने अपना गृह कार्य शिक्षक को दिखाया। इस प्रकार से इस वाक्य को आपको सही रूप में रखना है। तो ये उदाहरण है, हमें जानबूझकर हमें ये सीखना है
कि किस प्रकार से इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है और आपको इन उदाहरणों के जरिए और भी वाक्य बनाने हैं। आइए तीसरा शब्द देखते हैं, पंडित। और इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? क्या होगा जरा सोचिए। तो पंडिताइन है ना, पंडित तो पंडिताइन। और पंडिताइन से जुड़ा हुआ कोई वाक्य आप जरा सोचिए। हाँ, यहां पर एक उदाहरण देख लीजिए, पंडिताइन पूजा करके प्रसाद बांट रही है। पंडिताइन पूजा करके प्रसाद बांट रही है। इसी प्रकार से आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि पंडिताइन मंदिर की ओर जा रही है, पंडिताइन पूजा कर रही है, आज पंडित और पंडिताइन मेरे घर आए थे। जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन हमें यह सीखना है कि इन शब्दों का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हम कर सकते हैं। धन्यवाद।